गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बीएड फोर्थ सेम जेंडर स्टूडेंट सोसाइटी के अंतर्गत यूनिट 4 का अंतिम टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम लोग महिलाओं से रिलेटेड हाल के मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रिसेंट डिबेट्स। इन डिबेट्स में हम लोग बात करेंगे महिलाओं से संबंधित जो हाल में चर्चा की गई है या चर्चा के जो विषय हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान समय में ऐसे कौन कौन से समस्याएं हुई है जो कि महिलाओं से संबंधित है और जिस पर काफ़ी चर्चा का विषय रहा, काफ़ी उस पर विवाद हुआ और तत्पश्चात जाकर कहीं कुछ निर्णय लिया गया। तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किस पे बात करेंगे, इसको हिंदी में हम बात कर सकते हैं विवाह पूर्व सहनिवास, है ना, लिव इन रिलेशनशिप इसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक अविवाहित लड़का एक अविवाहित लड़की के साथ ठीक उसी प्रकार से जैसे पति पत्नी रहते हैं उसी प्रकार से वो रहता है। तो पहले जो है पूरी तरीके से यौन अपराध के अंतर्गत माना जाता था और बिल्कुल भी न तो सरकारी तौर पे और न ही सामाजिक तौर पे इसको कोई मान्यता प्रदान थी। किंतु बाद में इसके बारे में सोचा गया तो 3 सदस्यीय जो टीम है ना, 2010 की बात है लगभग ये, है ना, 2010 में 3 सदस्यीय जो बैठक हुई, है ना, और 3 सदस्यीय कौन कौन थे, जिसके अंतर्गत 3 मुख्य न्यायाधीश थे, है ना। न्यायाधीशों में से जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, के जी बालाकृष्णन, है ना, के जी बालकृष्णन जो है इनको अध्यक्षता किए। तो इनका यहाँ पे एक निष्कर्ष ये निकला इन 3 सदस्यीय टीम का कि भाई हम जो है कोई लड़का या कोई लड़की जो है विवाह पूर्व एक साथ अगर रह रहे हैं और अपनी मर्जी से रह रहे हैं तो इसको हम यौन अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते। यौन अपराध की श्रेणी में इसको नहीं रख सकते क्योंकि वो जो है अपने जीवन यापन करने के लिए साथ है, अपनी खुशी से साथ में रह रहे हैं, तो ये यौन अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। साथ ही साथ वहाँ पे इनकी टीम ने तर्क प्रस्तुत किया। वो तर्क क्या था, वो तर्क ये था, शास्त्र के अनुसार या जो हमारे पुराण है ना, पुराण में उन्होंने जिक्र किया राधा और कृष्ण के बारे में, है ना भाई, राधा और कृष्ण के बारे में पुराणों के अनुसार अगर हम चलें तो राधा और कृष्ण जो है वो साथ साथ रहते थे, साथ साथ वो जो है रहते थे, जबकि उनकी विवाह जो है नहीं हुआ था, है ना, उनका कोई विवाह नहीं हुआ था, फिर भी वो साथ साथ रह रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार से आज भी कोई व्यक्ति, कोई लड़का लड़की है, अगर वो साथ में रह रहे हैं एक साथ, तो हम उसको यौन अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते और पूर्णतः उसको जो है लिव इन रिलेशनशिप को मान्य कर दिया गया। फिर यहाँ पे देखा गया कि लड़के लड़की साथ में रहते हैं तो कोई जो है उसकी घोषणा करके रहता है घोषित तौर पर और कोई जो है अघोषित रूप से रहता है। ठीक है, लेकिन समाज में अभी भी इसको हीन भावना से देखा जाता है, इसको मान्यता प्रदान नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम शासन की बात करें, कानून की बात करें, तो कानूनन वो जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हम डिबेट्स की बात करते हैं तो दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर जो हमको देखने को मिलता है वो समलैंगिकता से देखने को मिलता है। ठीक है, समलैंगिकता को प्रमोट कौन कर रहा है, तो जाहिर सी बात, हमने इससे पहले बात किया था रेडिकल फेमिनिज्म के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि रेडिकल फेमिनिज्म पुरुषों को ही मुख्य कारण मानते हैं अपने पतन का। इस कारण से वो पुरुषों को किसी भी हाल में सपोर्ट नहीं करना चाहते और ना ही उसका कोई साथ देना चाहते हैं, बल्कि उसकी सत्ता को उखाड़ कर फेंक कर वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, जिस कारण से वहाँ पे उनके द्वारा जो है ये चीज दिखाया गया समलैंगिकता वाला कॉन्सेप्ट। और ये पहले इलीगल था, ये यौन अपराध की श्रेणी में इसको लाया गया था, किंतु जो है उनके प्रयास के कारण, रेडिकल फेमिनिज्म के प्रयास के कारण जो है इसको पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान कब की गई, तो इसका है 28 अप्रैल को 2016 में सर्वोच्च न्यायालय में इसको मान्यता प्रदान की गई। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे केस हैं। समलैंगिकता का मतलब हम लोग सीधे सीधे भाषा में समझ सकते हैं,
अपने ही समान लिंग के प्रति आकर्षण, है ना। और साथ ही साथ उसके साथ ही जैसे कि समलैंगिकता की श्रेणी में हम लोग जनरली थर्ड जेंडर को लेते हैं। इसमें क्या है, लड़की लड़की या लड़का लड़का जब आपस में सहनिवास करते हैं या एक साथ पति पत्नी के रूप में रहना शुरू कर देते हैं तो वो समलैंगिकता की श्रेणी में आता है, जो कि पहले इलीगल माना जाता था, लेकिन ये पूरी तरीके से अब कानूनी तौर पे मान्य हो चुका है। लेकिन समाज में आज भी इसके द्वारा मतलब इसको जो है समलैंगिकता को स्वीकार्य नहीं किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट में हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो है बच्चों का यौन शोषण। बच्चों का यौन शोषण, बच्चों का यौन शोषण एवं साथ में उसकी हत्या भी यहाँ पे कॉमन हो चली है। रिसेंटली हम बात करें तो आसिफा इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पे 8 साल की बच्ची थी, जम्मू कश्मीर कटिया की रहने वाली थी, मुस्लिम थी, और उनके साथ जो है कुछ पुरुषों ने, कुछ व्यक्तियों ने मिलकर अभद्रता व्यवहार किया, साथ ही साथ उसको उसकी हत्या भी कर दी गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि बच्चों को ही यौन शिकार क्यों बनाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसके कुछ तथ्य, कुछ कारण, तर्क हम प्रस्तुत यहाँ पे कर सकते हैं। बड़ों के साथ अगर हम करते हैं, ये चीज़ किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसमें ये देखा जाता है कि उसको एक जान की डर रहती है, सजा की डर रहती है, और उसको ले जाने में या उसको किडनैप करने में भी काफ़ी दिक्कत उनको हो सकता है। तो यहाँ पे उनका पूरा टारगेट जो बच्चों पे इसलिए है क्योंकि बच्चे जो है एक हिसाब से कहा जाए वो बेजुबान है, नासमझ है, नादान है। तो उनकी इस नादानी का फायदा उठाकर जो है व्यक्ति जो है कुछ भी जो उनके साथ यौन शोषण या अन्य संबंधित गतिविधियां कर देता है और अंत में उसकी हत्या भी कर देते हैं। इस तरीके के मामले हमको डेली न्यूज़पेपर में देखने को जरूर मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है अभी हाल का, जो महिलाओं से संबंधित है, बेटियों से संबंधित है, बच्चियों से संबंधित है, और इसका जल्द से जल्दी हमको कोई ना कोई हल निकालना होगा। अन्यथा ये काफ़ी, इसका जो रूप है वो विकराल होते जाएगा, बढ़ते जाएगा बहुत हद तक। तो इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है हम बच्चों को बचपन से ही तैयार कर सकते हैं इन सारी गतिविधियों से दूर रहने के लिए, और साथ ही साथ उनको हमेशा उत्साहित करें, प्रेरित करें कि हमको इस तरीके से किसी भी चीज़ों में शामिल नहीं होना है, और अगर ऐसा कभी मौका आया तो वहाँ पे हमको अलर्ट रहना है, ठीक है, आगे रहना है, ठीक है। अगला मामला हम लोग चलिए अब देखते हैं। चौथी बात अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो वो किस पर बेस्ड है, कन्या भ्रूण हत्या पे। कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या। और यहाँ पे 5वें नंबर ऑनर किलिंग भी लिख देते हैं। ऑनर किलिंग भी काफ़ी फेमस है और चलता ही है। अगर हम लोग यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या की बात करें तो सेक्स रेशियो के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। वर्तमान में अगर हम इंडिया में सेक्स रेशियो की बात करें फीमेल और मेल की तो 943 है। अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो वो 919 है। तो इसमें जो डिफरेंसेस आ रहा है दोनों में, डाटा को अगर हम देखें तो दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा का अंतर है। इसका कहीं ना कहीं कारण जो है वो कन्या भ्रूण हत्या से लगाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ये देखा गया है अक्सर जो है ज़्यादा इसे जो पीड़ित क्षेत्र है जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये क्षेत्र जो है काफ़ी पीड़ित माने जाते हैं, जिसके अंतर्गत महिलाओं का कोई उचित स्थान नहीं है और कन्या को भ्रूण में ही मारने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है। कई इसके सबूत वहाँ से मिले हैं। तो इस तरीके का भी घटना जो है आए दिन कॉमन है, हर जगह होता होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे देखने को हमको मिलता है। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हाल के मुद्दे के रूप में आते रहती है प्रकाश में, बहुत पहले से चल रहा है लेकिन अभी भी चल रहा है, इसलिए हाल के मुद्दे के अंतर्गत इसको रखा गया है। ऑनर किलिंग में बात करें, ऑनर किलिंग के अंतर्गत भी सेम चीज़ें यहाँ पे होती हैं। वो बेटी को पैदा तो होने देते हैं, लेकिन होने देने के पश्चात उसके बाद उसकी हत्या करना या उसको बेच देना या फिर उसको किसी भी प्रकार से ऐसे हानि, शारीरिक या मानसिक रूप से हानि पहुंचाने का कार्य जो है उनके ऑनर के द्वारा, माता पिता के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। इसका भी अंतिम बिंदु मौत से ही जाकर खत्म होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हाल के डिबेट्स के अंतर्गत आएगा। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक और मैटर बात करते हैं, धार्मिक स्थलों में, धार्मिक स्थलों में भेदभाव, ठीक है, धार्मिक स्थलों में भेदभाव। इसकी बात करते हैं तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहेंगे शनि सिंगापुर की 2016 की घटना है। 2016 की घटना है, घटना जो है 2015 की है यहाँ पे।
तो 2015 की घटना के अंतर्गत हम लोग बात करें तो एक महिला जो है शनि मंदिर, शनि सिंगनापुर मंदिर जो आप जानते हैं काफ़ी फेमस है, वहाँ पे उस महिला ने जाकर शनि सिंगनापुर भगवान जो है उनको तेल चढ़ाया। तेल चढ़ाने के उपरांत जो है वहाँ पर पुजारियों ने यह बताया कि ये जो है महिला के गर्भगृह में आ जाने से वो अपवित्र हो गए हैं, जिस कारण से उसे उसको तेल चढ़ाकर हमको शुद्धिकृत करना पड़ेगा। तो यह जो मामला है काफ़ी विश्व उजागर हुआ था, जिस कारण से महिलाओं ने करीब करीब 400 महिलाओं ने इसका विरोध किया और 26 जनवरी 2016 को यहाँ पर जाने का ठाना कि हम जाकर वहाँ विरोध करेंगे, लेकिन पुलिस ने उसको पहले ही रोक लिया था। ठीक है, कुछ मंदिर के पुजारियों का या फिर जो वहाँ पे जो भी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, पुरुष वर्ग है, वो वहाँ पे ये बोलते हुए अपने आप को बचा रहे हैं कि जिस दिन महिलाओं की पवित्रता को मापने की कोई इकाई या कोई यंत्र आ जाएगा तब हम उनको बेशक मंदिर में प्रवेश करने की आज्ञा प्रदान कर देंगे। ऐसे हम लोग बहुत सारे मंदिरों में बात करते हैं, चाहे वो केरल से संबंधित हो। केरल में जैसे पद्मनाभ स्वामी जी का मंदिर जो है, और साथ ही साथ पुष्कर जो राजस्थान में स्थित है ना, शनि सिंगापुर का मंदिर है। ऐसे धार्मिक स्थलों में जो है आप देखेंगे तो 10 वर्ष से जो मतलब जो है आगे जितनी भी उम्र की महिलाएं हैं, है ना, 40-50 वर्ष जैसे भी, तो उनको वहाँ पे मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, मंदिरों के गर्भगृह में उसको जाने नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक बड़ा अंतर है महिला पुरुष के बीच में। एक पुरुष कैसे किसी महिला की पवित्रता अपवित्रता का आकलन कर सकता है, और ऐसा दुनिया में कौन सा मशीन है जो उनकी पवित्रता को मेजर करके ये बता सके कि वो कितनी पवित्र है कि अपवित्र है। ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके की जो धार्मिक ठेस महिलाओं को पहुंच रही है वो कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए, और ये भी हाल के मुद्दे में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, और अगर हम इसके अंतर्गत बात करें तो 7वां पॉइंट मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ, कार्यस्थल में छेड़छाड़। कार्यस्थल में छेड़छाड़, वर्क प्लेस में जहाँ काम करती हैं महिलाएं, अगर हम बात करें तो ले दे कि महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता मिला है कि अब वो बाहर जाकर जीवन यापन कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए और घर को चलाने के लिए वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी जो बुरी नजरें हैं उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, कार्यस्थल पे उनके साथ छेड़छाड़ किया जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा मुद्दा है। और भाई अगर उनके साथ छेड़छाड़ या अन्य हरकत या फिर उनका मर्डर रेप इत्यादि अगर किया जाता है तो फिर कार्यस्थल में पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा उसको, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग का यह भी ध्येय यहाँ पे रहता है कि उसको किसी न किसी प्रकार से मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दे, जिस कारण से वो कार्यस्थल तक पहुँच ही ना पाए। कार्यस्थल तक नहीं पहुँच पाने का सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? पुरुष वर्ग को फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर उससे संबंधित कार्य, जो महिला से संबंधित कार्य जो है वो के लिए उपस्थित अगर नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन में पुरुष वर्ग ही वहाँ पे होगा, तो पुरुषों को ज़्यादा वहाँ पे अवसर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस अवसर को अपनाने के चक्कर में उन लोग इस तरीके की हरकत और कई बार अस्मिता से संबंधित, अश्लीलता से संबंधित भी चीज़ें वहाँ पे की जाती हैं। एक और बड़ा मैटर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, वो है साइबर हिंसा। ठीक है, 21वीं सदी का भारत जो है साइबर हिंसा से पूरी तरीके से ग्रसित है। साइबर हिंसा से मेरा तात्पर्य यहाँ पे है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको टेक्स्ट के रूप में, वीडियो के रूप में, इमेजेस के रूप में जब उसकी अश्लीलता को भंग करने के आशा से या उसको अपमानित करने की आशा से कोई ऑनलाइन तरीका आजमाया जाता है, या फिर उसके थ्रू उसको लज्जित करने का या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई कार्य किया जाता है, तो साइबर हिंसा के अंतर्गत आता है। आप देखे होंगे हमारे पास बहुत सारे हजारों सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिसके अंतर्गत एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, और उसमें अक्सर जो है सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर मैं बात करूँ तो 90% जो महिलाएं हैं आज साइबर हिंसा से पीड़ित हैं, जिसके अंतर्गत उनकी अर्धनग्न तस्वीरें, गंदी गंदी गालियाँ या अश्लील भरे शब्द जो है ऑनलाइन मेल के माध्यम से, गूगल के माध्यम से या अन्य जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उसके माध्यम से जो है वहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है फैलाया जाता है, जिसका कहीं ना कहीं गलत परिणाम जो है महिलाओं को भोगना पड़ता है। तो ये भी एक बड़ा मैटर है साइबर हिंसा। तो इस तरीके का किसी भी प्रकार का जो मुद्दा है वो अभी वर्तमान में काफ़ी बहुत बड़ा है, और इसको रोक लगाने का सरकार के द्वारा भी विभिन्न प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। जैसे हम बात करें साइबर हिंसा के अंतर्गत, तो साइबर हिंसा के अंतर्गत जो पॉर्न वीडियोस आते थे या फिर जो गंदी फिल्में दिखाई जाती थी उन पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बच्चों के यौन शोषण से संबंधित या फिर कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित, समलैंगिकता से संबंधित, तो ये सारे केसेस में जो है सरकार एक्टिव है और सरकार अपना प्रयास
भली भांति प्रकार से कर रही है, लेकिन सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे समाज को अदा करना है, क्योंकि समाज के भीतर ही वो गंदगियाँ फैली हुई है। तो समाज का कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई जो एक्टिव पार्ट है वही इन सारी चीज़ों को कर रहा है, तो हमको उसको समझाना होगा। जिस दिन वह समझ जाएगा उस दिन इस तरीके का किसी भी प्रकार का ना तो कृत्य होगा और ना ही हम पे ये जिम्मेदारी रहेगा कि हम इन पर डिपेंड्स करें। जाहिर सी बात है, सब चीज़ें जब सुधर जाएंगी तो हमको ऐसा कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे की कक्षाओं पे मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।